प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एशियन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 11 अर्थशास्त्र विषय अध्याय दूसरा चल रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था। गत क्लास में हमने हरित क्रांति के बारे में अध्ययन किया। हरित क्रांति के क्या सकारात्मक और क्या नकारात्मक प्रभाव रहे उनके बारे में हमने भली प्रकार से अध्ययन किया। हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभावों में हमने देखा कि हरित क्रांति के कारण जो समृद्ध किसान हैं और जो गरीब किसान हैं उनके बीच में असमानताएं बढ़ी और इसके साथ साथ क्षेत्रीय असमानता भी बढ़ी। इस असमानताओं को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए गए और वो प्रयास कहां तक सफल रहे उनका आज हम इस क्लास में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आता है कि हरित क्रांति के द्वारा उत्पन्न इस असमानताओं को कम करने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए। चूंकि छोटे किसानों के पास महंगे खाद बीज या कृषि यंत्र खरीदने के लिए पूंजी उपलब्ध नहीं थी, इसीलिए वो उत्पादन को बढ़ाने में सक्षम नहीं थे। तो सरकार ने क्या किया, उन छोटे किसानों को पूंजी उपलब्ध करवाई गई बिल्कुल निम्न ब्याज दर पर, ताकि वो इन महंगे उर्वरक या खाद बीज को खरीद सके और उत्पादन वृद्धि में अपना योगदान दे सकें, जिससे समृद्ध किसान और गरीब किसान के बीच में जो असमानता है वो कम की जा सके। आज भी छोटे किसानों को निम्न ब्याज दर पर केसीसी के रूप में या किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में बैंक से ऋण उपलब्ध करवाया जाता है और सहकारी समितियों के माध्यम से भी किसानों को ऋण उपलब्ध करवाया जाता है कम ब्याज दर पर। दूसरा आता है उर्वरकों पर आर्थिक सहायता। यहां आर्थिक सहायता से तात्पर्य सब्सिडी है। सब्सिडी या सहायकी, इससे क्या तात्पर्य है? देखिए, जो वस्तुएं किसानों को जैसे उर्वरक हो गया, बीज हो गया, कम मूल्य पर उपलब्ध करवाई जानी होती है और उनका बाजार मूल्य अधिक होता है, तो सरकार के द्वारा किसानों को वो वस्तु कम मूल्य पर उपलब्ध करवाई जाती है। और जो बाजार मूल्य और किसानों को बेचे जाने वाले मूल्य का अंतर होता है, उस मूल्य को सरकार के द्वारा वहन किया जाता है और यही जो मूल्य का अंतर है उसको हम सब्सिडी या सहायकी कहते हैं। उदाहरण के रूप में हम यदि लें कि हम जब गैस सिलेंडर घर पर खरीदते हैं तो वो हमें बाजार मूल्य से कम मूल्य पर उपलब्ध करवाया जाता है। वर्तमान में चूंकि कैश बेनिफिट ट्रांसफर की स्कीम के तहत हम बाजार मूल्य पर खरीदते हैं, लेकिन बाद में जो सब्सिडी है वो हमारे खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है, बैंक अकाउंट में स्थानांतरित कर दी जाती है। तो ठीक यही सिस्टम अब उर्वरक या खाद बीज पर लागू है कि बाजार मूल्य पर किसानों द्वारा खरीदा जाता है और जो सब्सिडी की राशि है वो उनके खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है। तो ये जो उर्वरक, ताकि किसान को ये उर्वरक महंगा ना पड़े, इसके लिए सरकार ने क्या किया, उनको आर्थिक सहायता के रूप में सब्सिडी देनी प्रारंभ की, ताकि किसान को ये खाद बीज सस्ता पड़े और वो उत्पादन वृद्धि में अपना योगदान दे सके। तो ये जो सहायकी या सब्सिडी है ये भी एक बहस का विषय है कि इसको चलाया जाना चाहिए या नहीं चलाया जाना चाहिए, सब्सिडी दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए, दी जाए तो कौन से किसानों को दी जाए, ना दी जाए तो किसको ना दी जाए। इस पर हम चर्चा करते हैं कि क्या इसके सकारात्मक पक्ष हैं और क्या इसके नकारात्मक पक्ष हैं। देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं इसके सकारात्मक पक्ष पर कि सब्सिडी देने से किस प्रकार असमानता कम हुई है और क्यों इस सब्सिडी को जारी रखा जाना चाहिए, ताकि किसानों के द्वारा जो कृषि उत्पादन है उसमें वृद्धि है वो की जा सके। सबसे पहले आता है समानता के लिए आवश्यक। देखिए, यदि उर्वरक या खाद बीज पर सब्सिडी ना दी जाए तो जो गरीब किसान है वो उस महंगे उर्वरक या खाद बीज को खरीदने में सक्षम नहीं होंगे, जिससे समृद्ध किसान और गरीब किसान के मध्य जो असमानता है वो और ज्यादा बढ़ेगी। इसलिए गरीब किसानों को समृद्ध किसानों के समान रखने के लिए, बराबर रखने के लिए कि आय की असमानता और ज्यादा ना बढ़े, सब्सिडी आवश्यक है। दूसरा आता है नई प्रौद्योगिकी जोखिमपूर्ण। देखिए, कृषि में अंदर क्या हुआ, हरित क्रांति के बाद कृषि का यंत्रीकरण हुआ, जिससे नई तकनीक या नई प्रौद्योगिकी को कृषि के क्षेत्र में लागू किया गया। अब जो भी नई प्रौद्योगिकी होती है उसको लागू करने में जोखिम होता है, रिस्क होती है। इसलिए प्रत्येक किसान नए खाद बीज या नए कृषि यंत्र को अपनाने के लिए इच्छुक नहीं होता जब तक उनको किसी
तरीके से प्रेरित ना किया जाए। तो ये सब्सिडी है जो या सहायकी है वो किसानों को वो नई तकनीक जो कि हो सकता है जोखिमपूर्ण हो सकता है ना हो, लेकिन चूंकि तकनीक नई है इसलिए जोखिमपूर्ण होती है, तो उस जोखिमपूर्ण तकनीक को अपनाने के लिए किसानों को किस प्रकार से प्रेरित किया जाए उसके लिए सब्सिडी आवश्यक होती है, क्योंकि वो नई तकनीक बाजार मूल्य पर महंगी होती है इसलिए किसान अपनाने को तैयार नहीं होते। तो जब सब्सिडी मिलती है अर्थात उनको वो कम मूल्य पर प्रदान की जाती है तो किसान उस तकनीक को अपनाने के लिए राजी हो जाते हैं, एग्री हो जाते हैं, सहमत हो जाते हैं। तीसरा आता है कि यदि इसको सब समाप्त कर दिया जाए सब्सिडी को तो क्या होगा, समाप्त करने पर आगत प्रभावित होंगी। आगत से तात्पर्य कि उर्वरक खाद बीज का जो खरीद मूल्य ज्यादा हो जाएगा तो किसान उसको कम मात्रा में खरीद पाएंगे। इससे क्या होगा, उत्पादन घटेगा और पुनः क्या होगा, गरीब किसान और समृद्ध किसान के मध्य जो असमानता है वो बढ़ेगी। नेक्स्ट आता है उत्पादन वृद्धि से राजस्व में वृद्धि। देखिए सब्सिडी पर जब उर्वरक खाद बीज उपलब्ध करवाए जाते हैं तो गरीब किसान है वो भी उत्पादन बढ़ाने में अपना योगदान देते हैं, जिससे क्या होता है, यदि उत्पादन बढ़ेगा तो सरकार के राजस्व में भी वृद्धि होती है, क्योंकि उस उत्पादन को बेचकर उसके निर्यात से या अन्य किसी भी प्रकार से सरकार के राज्य से कृषि उपज मंडियों की तरफ से भी सरकार को राजस्व प्राप्त होता है, क्योंकि किसान अपनी फसल को विपणन अधिशेष के रूप में बाजार में बेचते हैं। गत क्लास में हमने अध्ययन किया था कि विपणन अधिशेष होता क्या है। तो विपणन अधिशेष के रूप में किसान अपनी फसल को बाजार में बेचता है, उससे सरकार को भी क्या मिलता है, राजस्व मिलता है। तो यदि उत्पादन कम हो जाएगा तो विपणन अधिशेष है वो भी कम हो जाएगा, कम फसलें बाजार में बेची जाएंगी, उससे सरकार को राजस्व की भी क्या होगी, हानि होगी। अब चलते हैं हम इस सब्सिडी के जो नकारात्मक पक्ष हैं। कुछ विशेषज्ञों के द्वारा जो सब्सिडी है इसको बंद करने के सुझाव दिए जा रहे हैं कि सब्सिडी को बंद कर देना चाहिए। उनके क्या पक्ष है, उन्होंने क्या अपनी राय रखी है, क्या उन्होंने मत दिया है कि क्यों इसको बंद कर देना चाहिए, इन पर हम एक नजर डालते हैं। सबसे पहले आता है कि एक बार प्रौद्योगिकी के प्रचलन के बाद इसको समाप्त कर देना चाहिए। मान लीजिए कोई नई तकनीक प्रचलन में आई जिसके कारण उत्पादन बढ़ रहा है, तो जब वो रूटीन में सबके द्वारा अपना ली गई है तब उस तकनीक पर सब्सिडी देना बंद कर देना चाहिए। ये उनका पहला पक्ष है कि एक बार जब नई प्रौद्योगिकी आती है उस समय सब्सिडी देकर उसको चालू कर दिया जाए, लेकिन जब वो रूटीन में आ जाए यानी हर किसान के द्वारा उसको अपना लिया जाए तब उस पर दी जाने वाली सब्सिडी को बंद कर देना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि जो सब्सिडी है उसका लाभ गरीब किसान की बजाय समृद्ध किसान को ज्यादा है, क्योंकि गरीब किसान है उसके पास भूमि कम है इसलिए उसको कम मात्रा में खाद बीज उपलब्ध चाहिए होते हैं और कम मात्रा में खाद बीज खरीदने के कारण उसको कम मात्रा में ही सब्सिडी का लाभ मिलता है। तो चूंकि सब्सिडी सभी किसानों के लिए है, जैसे उर्वरक की जो सब्सिडी सहायकी है वो समृद्ध किसान को भी मिलती है और गरीब किसान को भी मिलती है, तो चूंकि उन्होंने कहा कि समृद्ध किसान है जो वो ज्यादा मात्रा में उर्वरक और खाद बीज खरीदते हैं इसलिए इसका ज्यादा फायदा समृद्ध किसानों को मिलता है ना कि गरीब किसानों को, जिससे असमानता और ज्यादा बढ़ती है। इसलिए क्या कर देना चाहिए, सब्सिडी को समाप्त कर देना चाहिए। तीसरा उन्होंने कहा कि चूंकि सब्सिडी सरकार की तरफ से दी जाती है तो इसलिए सरकारी कोष पर भार पड़ता है, अनावश्यक सरकार को यह पैसा खर्च करना पड़ता है, इसलिए सब्सिडी को खत्म करके जो सरकारी कोष से यह खर्चा हो रहा है इसको रोका जा सकता है। तो ये थे सब्सिडी के सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष। अब हम इनका मूल्यांकन करें और ऐसे प्रयास करें कि इनके बीच में संतुलन स्थापना करते हुए किस प्रकार सब्सिडी के नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सकता है। तो उसका एक समाधान है कि सब्सिडी को जारी रखा जाए, लेकिन इसके लिए ऐसा प्रयास किया जाए कि सब्सिडी मात्र पात्र लोग हैं जो जिनको इसकी आवश्यकता है उसको मिले, अर्थात सब्सिडी समृद्ध किसानों को ना मिलकर गरीब किसानों को मिले, जिनको वास्तव में इसकी जरूरत है, जिनके पास वास्तव में पूंजी का अभाव है और पूंजी के अभाव के कारण वो कृषि में उन्नत तकनीक, खाद, बीज उपयोग करने में सक्षम नहीं है। तो जो गरीब किसान हैं उनको यदि सब्सिडी दी जाए और समृद्ध किसानों को जो सब्सिडी दी जा रही है
उसको बंद कर दिया जाए तो जो सरकारी कोष पर अनावश्यक भार पड़ रहा है उसमें कमी होगी और वास्तव में जो गरीब किसान हैं जिनको इसकी आवश्यकता है उसको इससे क्या होगा, फायदा होगा। तो असमानता है वो कम होगी, अर्थात गरीब और समृद्ध किसान के मध्य जो समानता है उसकी स्थापना होगी और उत्पादन में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। तो ये थी सब्सिडी, इसके सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष। अब हम आगे चलते हैं कि इस योजना काल में जो सरकार के द्वारा कृषि के क्षेत्र में प्रयास किए गए उनका कृषि क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों पर क्या प्रभाव पड़ा उसकी हम चर्चा करते हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक कि 1950 से लेकर 1990 तक कृषि क्षेत्र में सरकार के द्वारा जो प्रयास किए गए उत्पादन को बढ़ाने के लिए उसका कृषि के जीडीपी के अंश में क्या परिवर्तन आया एवं कृषि पर निर्भर जो जनसंख्या थी उसके अनुपात में क्या परिवर्तन आया उसकी हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहला आता है जीडीपी में कृषि के अंशदान में कमी आई है। देखिए, कोई भी अर्थव्यवस्था यदि अविकसित या अल्प विकसित से विकसित की ओर बढ़ती है अर्थात विकसित बनने की ओर चलती है तो उसमें सबसे बड़ा परिवर्तन यह आता है कि जीडीपी में हमने अध्ययन किया था कि जीडीपी 3 क्षेत्रों से आती है। सबसे पहला प्राथमिक क्षेत्र जिसमें हमने अध्ययन किया था कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, इनको शामिल किया जाता है, अर्थात कृषि किसमें आती है, प्राथमिक क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र जिसमें उद्योग धंधे आते हैं और तृतीय क्षेत्र आता है सेवा क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र कौन सा है, सेवा क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र में उद्योग आ जाएंगे, विनिर्माण। तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा सेवा क्षेत्र। तो जैसे जैसे किसी देश की अर्थव्यवस्था अल्प विकसित या अविकसित से विकसित की ओर गति करती है वैसे वैसे कृषि का योगदान घटता है, उद्योग और सेवा क्षेत्र का योगदान क्या होता है, बढ़ता है। तो चूंकि 1950 से लेकर 1990 तक भारत की जीडीपी में कृषि के अंशदान या कृषि के योगदान में कमी आई है अर्थात जो अर्थव्यवस्था है वो विकसित की ओर गति कर रही है। दूसरा आता है जनसंख्या की कृषि पर निर्भरता में कमी, कि जनसंख्या की जो कृषि पर निर्भरता थी उसमें कमी आई है। कितनी कमी आई है, 1950 में 67.50% जनसंख्या, 67.50% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी और 1990 में ये 64.90% इसके अंदर जो इसका अनुपात है वो है, अर्थात कमी आई है। लेकिन ये कमी बहुत कम आई है, ज्यादा मात्रा में नहीं है, अर्थात कृषि पर जो निर्भर जनसंख्या थी वो अब भी 65% के आसपास है। तो इसके क्या कारण रहे कि कृषि पर जो जनसंख्या का निर्भरता थी उसमें ज्यादा कमी नहीं आई। सबसे पहला कारण है कि चूंकि कृषि क्षेत्र से जब कृषि क्षेत्र का यंत्रीकरण कर दिया गया तो वहां से श्रम की बचत हुई। हमने हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव में पढ़ा था कि श्रम की क्या होती है, बचत होती है। तो जब कृषि का यंत्रीकरण कर दिया तो वहां से श्रमिकों की जो बचत हुई, उन श्रमिकों को उद्योग या सेवा क्षेत्र में लगाया जाना था, उनको उद्योग या सेवा क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करवाया जाना था। लेकिन इस समय में क्या हुआ, जो उद्योग एवं सेवा क्षेत्र थे वो कृषि के जो अतिरिक्त श्रमिक थे उनको रोजगार उपलब्ध करवाने में असफल रहे। तो चूंकि उनको उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में रोजगार नहीं मिल पाया इसलिए वो अब भी छिपी हुई बेरोजगारी के रूप में कृषि क्षेत्र में कार्य कर रहे थे। कुछ अर्थशास्त्रियों ने 1950 से 1990 तक जो आर्थिक नीतियां या जो नीतियां अपनाई गई उन नीतियों को असफल बताया कि इन नीतियों की असफलता के कारण ही इन श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध नहीं करवाया जा सका, जिस कारण से कृषि पर जो जनसंख्या की निर्भरता थी उसके अनुपात में ज्यादा कमी नहीं आई। तो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।